हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप है और आज एक नया केस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काऊ है, इस काऊ में क्या बीमारी है? इस काऊ में रेड वाटर डिजीज़ या जिसे हम बेबेसियोसिस भी कहते हैं या टिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इसमें एक्चुअली इसको 3 दिन से बुखार आ रहा था, तो इसका इलाज इन्होंने कराया था, उससे कोई रिलीफ़ नहीं मिला और ये आज हम लोगों को बताया गया है कि ये इसको देख लीजिए। तो एक्चुअली जो हमसे पहले ट्रीटमेंट किया है, तो उस समय इनको इस बीमारी का जो टिपिकल साइन है, हीमोग्लोबिनूरिया या जिसे रेड टू पोर्ट वाइन कलर यूरिन आती है या कॉफ़ी कलर यूरिन होती है, वो सिम्पटम नहीं मिला, तो उसकी बेसिस पे जो भी इलाज किया इन्होंने, तो उससे कोई रिलीफ़ नहीं मिला या 100% उसकी डायग्नोसिस नहीं कर पाए वो लोग। तो ये बीमारी किससे होती है? ये एक ब्लड पैरासाइट होता है, बेबेसिया डाइवर्जेंस या बेबेसिया बाइजेमाइना। ये डिफरेंट स्पीशीज़ बेबेसिया की हैं। ये होता किससे है? ये इन्फेक्टेड टिक से, इक्ज़ोडी स्पीशीज़ की टिक्स हैं जिनसे ये रेड वाटर डिजीज़ फैलती है। और ये बीमारी बेसिकली ज़्यादातर जो है वो गर्मी अप्रैल टू जून में या उधर अगस्त से लेके अक्टूबर तक ही मिलती है। इस बीमारी में क्या-क्या लक्षण आते हैं? तो पहला जो फ़ीवर है, फ़ीवर आता है, एक लक्षण जो पहले नंबर पे है फ़ीवर। 105 से 106 डिग्री फ़ीवर तक भी जा सकता है। 106 डिग्री तक भी फ़ीवर जा सकता है। दूसरा इसका सिम्पटम एनोरेक्सिया होगी और रेस्पिरेटरी रेट्स भी बढ़ा हुआ रहता है। इस केस में बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा था। मसल ट्रीमर्स में मिल सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं था। दूसरा, जब हीमोग्लोबिनूरिया होती है तो उसके चलते एनीमिया डेवलप होगी। एनीमिया एनीमिया फिर अगर लंबे समय तक खिंच जाए तो फिर जॉन्डिस भी हो सकती है। और एक टिपिकल इसका साइन पाइप स्टेम डायरिया भी होता है और इसके चलते फिर वेट लॉस होता है। वेट लॉस के बाद फिर एनिमल कमज़ोर होके बैठ जाता है और फिर अल्टीमेटली डेथ होती है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। तो हम लोग बेसिकली, चूँकि हम जब पहुँचे थे तो ये इत्तेफ़ाक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि उस समय इसने लाल पेशाब या रेड कलर की पेशाब उसने कर दी, तो डायग्नोसिस थोड़ा आसान हो गया। तो फिर हमने इसको इमिडोकार्ब यहाँ यूज़ किया है। यहाँ पे हमने बेरनिल यूज़ नहीं किया है क्योंकि उस व्यक्ति ने डायग्नोस जो भी किया नहीं किया, बेरनिल इसको लग चुकी थी 15 ml। तो हो सकता है डायग्नोस। जनरली फील्ड में होता है क्या है कि अगर 1-2 दिन एंटीबायोटिक के साथ ये बुखार का इंजेक्शन यूज करते हैं, अगर अगले दिन नहीं उतरता है बुखार तो नेक्स्ट डे वो लोग बेरनिल लगा देते हैं। तो फिर यहाँ पर बेरनिल यूज हो चुकी थी, उसके बावजूद भी रेड यूरिन आ रही थी, तो हमने यहाँ इमिडोकार्ब का यूज़ किया था। इमिडोकार्ब को हमने 2.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से यूज़ किया है और दूसरा इंजेक्शन मेलॉक्सिकैम प्लेन दिया था 14 ml, 3 से 4 दिन लगाया है। और एक सिरप हमने, चूँकि एनीमिक हो गया है, तो जो वेटक्विनोल का आरबीसी रक्त आता है उसको हमने यूज़ किया और इंजेक्शन यूरिमिन का यूज़ किया यहाँ पर सोडियम एसिड फास्फेट 20 ml 2 दिन के लिए। फिर इसके बाद हमने सोडाफास पाउडर, चूँकि तब तक एनिमल ये खाने पीने लगा था, तो फिर हमने सोडाफास पाउडर 50 ग्राम 4 से 5 दिन के लिए खिलवाया है। इतने में ये एनिमल पूरी तरीके से नॉर्मल आ गया। अब यहाँ पर सोडियम एसिड फास्फेट, कुछ लोग पूछते हैं क्यों दिया जाता है? तो सोडियम एसिड फास्फेट को यहाँ देने का पर्पज़ एक ही है, क्योंकि आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन मेनली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और हम लोग इसमें फास्फेट जाता है, सोडियम एसिड फास्फेट डिज़ॉल्व होता है, फास्फेट अलग होता है, तो ये जाके एनिमल सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मजबूत करता है। एनिमल सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करता है तो जनरली जो हीमोग्लोबिनूरिया है वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा। और इसमें चूँकि हमने पैरासाइट को मारने या किल करने की दवा भी साथ में दे दी इमिडोकार्ब, तो दोनों तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये देखिए एनिमल आपके सामने ये चारा खाने लगा है। अभी भी ये एनीमिक है, उतना स्पीड से रिकवरी ले रहा है, लेकिन ये अभी भी इसको 4 से 5 दिन ही हुआ है। हमने 3 दिन बाद इसमें ट्रीटमेंट बंद कर दिया है, सिर्फ़ जब ये चारा पानी करने लगी है, तो यहाँ पर जो दवाएँ अभी भी चल रही हैं वो
सोडाफास पाउडर चल रहा है और ARBC रक्त ये 50 ml अगले 10 से 12 दिन के लिए चलेगा। इसके साथ साथ लीवर की एक सिरप आयरोलिप्सी अगले 10 दिन के लिए यूज करेंगे 70 ml डेली। सर कल से सुधार है इसमें? कल ज़्यादा हफ रही थी, आज कम है। आज तो बिल्कुल बहुत ना के बराबर है ना? ठीक है। देखिए आप लोग, इसका यूरिन का जो कलर पहले रेड हो गया था वो नॉर्मल हो गया है।